सर बेसिक्स क्लियर करने के लिए जैसे हर कोई कहता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक बता रहा है, तो आप बच्चों को बताओगे कि उनको स्टार्ट कैसे करें? पहले अगर पैटर्न को देखें 2005 का 2006 के ऐसे क्वेश्चंस आते थे और यूपीएससी कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। तो मुझे क्या लग रहा है कि अब वापस यूपीएससी रिवर्स कर रही है। जैसे जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है साइंस एंड टेक में और एनवायरमेंट में, आपको नहीं लगता वो काफी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस है? बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल देता हूँ, एआई, चैट जीपीटी। बिल्कुल है ना, चैट जीपीटी की हम बात करें तो चैट जीपीटी हर जगह पे है। आज कॉलेज के बच्चे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। अभी आप जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जहां आप जुड़ेंगे एज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, सब टेक ड्रिवन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इसके थ्रू बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है? जैसे ब्लू कार्बन की बात है, अच्छा, कार्बन की बात हम करते हैं लेकिन कभी भी हम पढ़ाई के वक्त में केवल कार्बन पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो आप बच्चों को ये बताओ कि कैसे किसी भी रिपोर्ट में से हम इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकें। मैं इसके लिए 2 सजेशन दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि ऐसे रिपोर्ट कई बार 400 पेज 500 पेज होते हैं और ये नामुमकिन है। मैं बता रहा हूँ, इवन टीचर्स के लिए मुश्किल है। अगर मुझे कहा जाए पढ़ने के लिए, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक शो में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस साल का यूपीएससी निकालने के लिए। तो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलवा भी सकता है और दोबारा से इस एग्जाम में बैठा भी सकता है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनको शायद नाम और पहचान की जरूरत नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा नीरज नचिकेता सर का। सर, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं काफ़ी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इस चैनल पे हूँ और मेरा प्रयास होगा कि जो बातें हम लोग करें, जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिल पाए। तो सर, पहले ही क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये 2 ऐसे डायनामिक सब्जेक्ट हैं जो किसी बच्चे को एग्जाम क्लियर भी करवा सकते हैं या उनको एग्जाम में रह भी सकते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि इस एग्जाम में और इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में रट्टा मार के काम चल सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं ये बताना चाहूँगा जो लोग अभी देख रहे हैं इस चैनल को कि जब यूपीएससी की बात आती है, हर सब्जेक्ट की बात आती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट 2 ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा डायनामिक है। क्योंकि आप देखो ना, रोज़ अखबार में कुछ ना कुछ रहता है। कभी मान लो कि जैसे इसरो ने कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया या कोई भी हम मिशन कर रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान, या अभी भविष्य में हम लोग गगनयान करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केवल अखबार में नहीं, आजकल टीवी चैनल में भी होते हैं, मीडिया में भी आता है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि फ्यूचर जो आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब इन्वायरमेंट की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, आज आप देखो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज हम जाते हैं पोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे दिल्ली की यमुना नदी का प्रदूषण हो गया, या दिल्ली में आपको पता है कि हर विंटर में स्मॉग जो बनता है, कहा जाता है कि गैस चैम्बर बन गया। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट आता है, इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। अब रही बात की रट्टाफिकेशन या कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं यहाँ एक मिथ को तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो रटते हैं। उनको लगता है कि साइंस उनकी बस की बात नहीं है, इन्वायरमेंट ये नहीं, इसको रट जाते हैं, रट के जाके परीक्षा में दे जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रटने से आप पास नहीं हो पाओगे। अच्छा, हाँ, आपको पहले फंडामेंटल्स तो जानने होंगे। जैसे अगर मान लो कि आपको अगर कुछ बेसिक टर्म नहीं पता हो तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए प्रीलिम्स परीक्षा है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और अभी तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिनको बहुत बारीकी से नहीं पता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। और यहाँ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं। तो मेरा हमेशा मानना होता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि मैं कई चैनल में देख रहा था, आजकल कई यूट्यूबर्स आ चुके हैं, टॉपिक्स आ चुके हैं, वो बोलते हैं कि यार केवल ये पढ़ लो, इतना ये चीज़ें आप पास हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ कि नहीं,
करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स जो बता रहे हैं वो भी पढ़ना है, लेकिन आपको पहले लेवल पे अपनी नींव बनानी पड़ेगी और वो बहुत ज़रूरी है, वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको फंडामेंटल्स जानने होंगे। ठीक है। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि फंडामेंटल जान लोगे, तो हमें ओवर एम्फसाइज नहीं करने करंट अफेयर्स को, सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ। ठीक हाँ है। जी। तो सर बेसिक्स क्लियर करने के लिए, जैसे हर कोई कहता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक बता रहा है, तो आप बच्चों को बताओगे कि उनको स्टार्ट कैसे करें? जरूर। सबसे पहले कि अपना फाउंडेशन किस तरह से बनाए? बिल्कुल, हाँ। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो, वो हमेशा कहा जाता है कि पहले आप स्कूल लेवल से स्टार्ट करो, और जब स्कूल लेवल की बात आती है तो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, है ना। जैसे 8, 9, 10 की अगर हम साइंस की बुक लें तो उसमें पूरी बेसिक साइंस दी हुई होती है। ठीक है। मैं मानता हूँ कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं होता है, वो 11, 12 में कॉमर्स ले लेते हैं या ह्यूमैनिटीज़ के पेपर लेते हैं, और उनको थोड़ा एक फोबिया होता है साइंस से कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि जब वो यूपीएससी तैयारी के लिए आ रहे हैं, हो सकता है 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ाओ, तो अब मान लो ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी हो रही है यूपीएससी कोचिंग की, या ग्रेजुएशन के बाद वो दे रहे हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि लगभग आप मान को चलो कि 12 से 15 क्वेश्चन तो साइंस टेक के आते हैं, तो यहाँ जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होगा। मैं 2 कारण बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। यूपीएससी ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है 3-4 साल में, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो अपने पैटर्न को बदल नहीं सकते। बदल सकता है, बिल्कुल। क्या पता यूपीएससी अभी 3-4 साल जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब उनके मन में हो कि नहीं, लेट्स गो बैक टू स्कूल्स, हम रूट्स पे जाते हैं। ये तो ठीक है, ये लोग तो पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स मिल रहे हैं इनको बाजार से, पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों पढ़ते हैं जो स्कूल लेवल पे हो, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, और वो साइंस के क्वेश्चंस को बढ़ा दें। और ये ऐसा होता भी था, मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 से पहले जब पुराने पैटर्न थे तो वहाँ क्वेश्चन होते थे। उसका मैं एक रीज़न ये बता रहा हूँ कि अभी पिछले जो 2 साल के पेपर्स हुए हैं, अब ये ना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे रीजन असेसन टाइप क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, 2 is correct explanation of 1, 1 and 2 are correct, 2 is not explanation, 1 is correct, 2 is incorrect, 1 is incorrect, 2 is correct। ये क्वेश्चन पहले 2011 से पहले आता था। ये बहुतों को नहीं पता है। पहले अगर पैटर्न को देखे 2005 का, 2006 के ऐसे क्वेश्चंस आते थे, और यूपीएससी कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। तो मुझे क्या लग रहा है कि अब वापस यूपीएससी रिवर्स कर रहे हैं, वो वापस उसी जगह पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पहले शुरुआत होनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आता है रेफरेंस बुक्स। ठीक है। कि कोई भी साइंस टेक की बुक है, जैसे मेरी साइंस टेक की बुक है, मैंने लिख रखे हैं, वो ब्रिज से है, तो वो वैसी बुक को वो ले और उसको पढ़ना चालू करे, और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स को जोड़ते रहे। ठीक है। मतलब तीन स्टेज होना चाहिए। बेसिक साइंस एनसीईआरटी, सेकंड सिलेबस का जो रेफरेंस बुक्स है वो पता होना चाहिए, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़ा होना चाहिए, और तीसरा जो है करंट अफेयर्स को डेली और रेगुलर बेसिस में ऐड करते जाना चाहिए। ठीक है सर। पर सर आपने जैसे सुना ही होगा, और आपने, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सर ने मेरे को भी पढ़ाया था जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था, तो सर ने जो बुक बताई है स्टैंडर्ड बुक, वो काफ़ी, आप उस पर मैं कह रहा हूँ कि 100% रिलाई कर सकते हो। पर सर आप जैसे उस टाइम पे क्लास में बताते थे, और काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी जब किसी टीचर्स को अपने पास बैठाते हैं तो वो सब ये बताते हैं कि 11th 12th के एनसीईआरटी की बायोलॉजी की जो लास्ट 4-5 चैप्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें 6 to 12th की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, या सिर्फ उतना स्पेसिफिक पार्ट पढ़ के हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है। बिल्कुल। और यूपीएससी में केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको बैलेंस अप्रोच चाहिए। तो यहाँ क्लास 6 से 12 तक का पूरा नहीं पढ़ना है, 9th और 10th की साइंस की बुक, और 11th 12th से बायोलॉजी, और वही बायोलॉजी की जो लास्ट की जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं शुरुआत के तौर पे, वो 9th और 10th की साइंस की बुक में जहाँ पर जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं वो पढ़ लेना है, और 11th 12th में केवल बायोलॉजी को फोकस करना है, क्योंकि बायोलॉजी के कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बायोलॉजी का, हेल्थ डिजीज के बारे में क्वेश्चन आता है। अच्छा। ये हर साल के पेपर में होता है, आप चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो,
वो डिजीज़ के बारे में पूछते ही पूछते, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जीका वायरस के बारे में क्वेश्चन आया था, इबोला के बारे में क्वेश्चन आया था। और क्योंकि ये जरूरी क्यों है ना कि कल आप मान लो आप आईएएस ऑफिसर बन जाए, आप कलेक्टर हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स होंगे, कई सारे मेडिकल सेंटर्स होंगे, एक आईएएस ऑफिसर को पता होना चाहिए। तो वो बायोलॉजी जुड़ा हुआ है, अगर आपको बायो में बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पता होगा तो आप कितना भी रट्टा मारोगे नहीं हो पाएगा। तो वो एक एरिया आता है। दूसरा आता है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज भारत जो है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो आज वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज में आता है वैक्सीन में, और केवल हम अपने वैक्सीन ही नहीं दूसरों को हम देते भी हैं, हमारा एक्सपोर्ट होता है। उदाहरण के तौर पे कोविड के टाइम में जो हमने वैक्सीन बनाए केवल हमारे लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी हमने दिया। कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी तभी समझोगे जब आपको बायोलॉजी पता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, 9th-10th के एनसीईआरटी किताब और 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ना, ये सफिशिएंट होता है। ठीक है। और सर आपकी जो बुक है स्टैंडर्ड बुक, अगर वो कोई लेना चाहे तो वो कहाँ मिल सकती है? वो ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ जी, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ओक ब्रिज पब्लिकेशन है। ठीक है। और इसकी बुक जो है ये वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो वहां से ले सकता है। जरूर जरूर। तो सर अब जो सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक इलेमिनेशन का पार्ट बन चुका है बच्चों के लिए। इलेमिनेशन इन द सेंस कि वो बच्चों को एलिमिनेट कर रहा है। वो अगर किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े अच्छे से तो वो एग्जाम की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत, ये भी क्वेश्चन सबको समझना चाहिए, और जो मुझे लगता है कमी है। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या टीचर्स हों या स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले बिग 4 पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या जोग्राफी इस पर फोकस करते हैं। साइंस, टेक और इन्वायरमेंट को सबसे लास्ट में रखते हैं कि जब वो जनवरी के बाद वो पढ़ना चालू करते हैं, वो पहले नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। यूपीएससी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहा है, और यूपीएससी के हाथ में ये हथियार हो गया। अब मान के चलो कि 15 क्वेश्चन साइंस टेक का है, अब 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आ गए, 30 क्वेश्चन, मतलब 1/3 आपका 100 क्वेश्चन में से पार्ट आ जा रहा है। मैं इसमें सभी को बताना चाहूँगा, मेरा स्टूडेंट है, आप जानते भी होंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार। अच्छा। उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया। मेरी जब उसकी रिजल्ट आने के बाद उनसे बात हुई है ना, जब मैंने उसको फ़ोन पे बात किया तो उसने बोला कि सर मैं क्लास में आपका पूरा पढ़ाया हुआ नोट्स लिखता था, जो भी आप पढ़ाते थे, और ये मेरा हथियार था। मैं सबसे हर बार मेरा प्रीलिम्स साइंस टेक एनवायरनमेंट की वजह से निकल जाते थे, यानी मैं बाहर नहीं होता था रेस से। क्योंकि आप देखो ये बिग 4 जो है ना सभी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी करते हैं। एक एक बच्चा जो है वो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ये पूरा फोकस होता है। नेगलेक्ट कहाँ हो जाता है? साइंस टेक और एनवायरनमेंट। और जिस कैंडिडेट ने ये बात समझे कि अगर साइंस टेक एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा कर ले कि वो मोर देन 50% करेक्ट हो जाए तो उनका प्रीलिम्स 100% निकलना है। और ये बात उसने खुद कबूला है, बोला है कि मैं सर साइंस टेक एनवायरनमेंट की बदौलत से प्रीलिम्स में निकाल रहा हूँ मैं। और सर ये हम देख भी सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने डायनामिक है, इतने फैक्चुअल है कि उसमें सही करने का जो चांसेस है वो काफी कम रहता है। हाँ जी। बट एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक में अगर हम पीवाईक्यू भी ढंग से कर लेते हैं तो चांसेस है कि 30-40% तो हम उसको सही कर पाए। जरूर जरूर जरूर। नहीं, इसमें पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। अच्छा। अगर ढंग से किसी ने पीवाईक्यू कर रखा है पिछले 7-8 साल का, तो 30-40% नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% सॉल्व हो जाएगा, वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सर जैसे जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है साइंस एंड टेक में और एनवायरनमेंट में, आपको नहीं लगता वो काफी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं? और ये पर्टिकुलर चीज यूपीएससी अनइंटेंशनली बच्चों पे एक प्रेशराइज कर रही है कि आप उस चीज को सीरियसली लो। बिल्कुल सही है। अब बात आपने कहा, देखो अब मैं ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैं क्लास में ही बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ पैन इंडिया हर जगह बोलता हूँ, देखो आप अभी आप जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ आप जुड़ेंगे एज एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, सब टेक ड्रिवन हो रहा है। अब ये सवाल ये नहीं उठता है कि कोई बंदा इंजीनियर है तो उनको आना चाहिए, जो बच्चा नहीं है। कई बार ये भी बात उठता है कि है ना इंजीनियर्स क्यों IAS बन जा रहे हैं, है ना, बाकी लोगों के कम आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई बंदा या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या मेरा कहना है कि अगर वो उसने साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रखा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रखा है, कॉमर्स से आ रहा है, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आज ये ज़रूरत है कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। और भविष्य जो है बदल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल देता हूँ, एआई, चैट जीपीटी, बिल्कुल है ना। चैट जीपीटी की हम बात करें तो चैट जीपीटी हर जगह पे है। आज कॉलेज के बच्चे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों ने अब मोबाइल फ़ोन से चैट जीपीटी का यूज़ करके वो अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम इससे दूर नहीं भाग सकते। कल जाके गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कई टेक्नोलॉजी आ रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पिछले बार बजट में और इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा क्लियरली एम्फोसाइज किया यूज़ ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे टेक्नोलॉजी को हम ग्रास रूट में यूज़ करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल जाके कोई आईएएस या आईपीएस कोई भी सिविल सर्वेंट है, अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं जान रहा जीआईएस का, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता पॉलिसी प्रोग्राम में। और ये फ्यूचर है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होगा। तो यूपीएससी इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि कल जाके भविष्य का जो भी आईएएस बनेगा ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा होगा या कर रही होगी। तो इसलिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम हो गया, आईसीटी हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि यूपीएससी चाहता है कि आने वाले जो आईएएस ऑफिसर्स या जो भी सिविल सर्वेंट बने उनको ये टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये पर्पसली डाला जा रहा है कि मतलब कि कल को गवर्नेंस में जाएंगे तो एफिशिएंटली उसको चला पाए। बिल्कुल ठीक है। पर सर एक चीज आपने ये नहीं देखी कि जब से एआई वगैरह इतने ज़्यादा आए हैं, हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ। और इसमें हमें काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह इनको। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बच्चे के लिए इतना सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे क्या करे कि जिससे वो मोस्टली चीज़ें टैकल कर पाए, और अगर बाई चांस यूपीएससी कहीं से भी डायनेमिक क्वेश्चन पूछते तो उसको भी वो टैकल कर सके। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा इस सवाल आपने इसलिए पूछा क्योंकि इतना वास्ट एरिया है कि कितने वेबसाइट्स हैं, कितने बुक्स पढ़ें, कितने मटेरियल पढ़ें। और अभी आज के टाइम में क्या है ना, इंफॉर्मेशन एज में इतने कंटेंट आ गए, मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि यार कहाँ से पढ़ें। चैट जीपीटी पे सर कुछ लिखते हैं तो वो इतने सारे मटेरियल देता है, फिल्टर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप 10 चीज़ें ना करो, है ना। आपको कुछ सेलेक्टिवली चीज़ें करनी होंगी, लेकिन आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। जैसे कि आपने बताया वेबसाइट्स की बात की, तो मैं पहले वेबसाइट में बताता हूँ। वेबसाइट्स में क्या करना है, आपको सारे वेबसाइट्स नहीं जाने हैं। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का अपडेट्स आते हैं, उसकी जहाँ से समरी मिल जाए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो या कहीं भी उसकी समरी मिल जाती है कि मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के एक साल में क्या क्या नई चीज़ें, इनिशिएटिव, प्रोग्राम्स हुए। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया, क्योंकि आज भारत में 5 बिग कैट्स हैं। टाइगर, लायन, एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, रॉयल बंगाल टाइगर अब सबको पता है, पैंथर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड में भी 3 तरह के हैं, क्लाउडेड लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड्स है। 5वां अफ्रीकन चीता आ चुका है कुनो नेशनल पार्क में। तो कहने का मतलब ऐसी चीज़ें आपको PIB मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो पहला वेबसाइट तो हो गया कि आपको गवर्नमेंट वेबसाइट PIB देखना है। दूसरा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने भी चीता प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनके पब्लिकेशन, आज आप जाएंगे कोई भी गवर्नमेंट साइट में उनकी अपनी रिपोर्ट्स होते हैं वहाँ, और उसकी जो समरी कहीं मिल जाए, जस्ट मिल जाए, ये अवेलेबल है आज के टाइम में। आप PDF वगैरह सब मिल जाते हैं। तीसरा जो वेबसाइट को मैं बताया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब मान लो कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ISRO के वेबसाइट में पता होना चाहिए कि क्या क्या मिशन है। अच्छा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टारलिंक के साथ, जैसे SpaceX, एलोन मस्क के साथ हमारा अभी टाइप हुआ है, और एलोन मस्क के जो रॉकेट हैं, फाल्कन 9 जो रॉकेट है, उससे हमने अपने GSAT-20 को लॉन्च कराया। अच्छा। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये ना पता है कि भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20
उसका लॉन्च प्राइवेट स्पेस कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी, जो आप सबको पता है एलोन मस्क की कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ है। ये जानकारी आपको इसरो के साइट में मिलेगा। कई बार हो सकता है कि अखबार में बहुत पहले आया हो और वो शायद खबर ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट वेबसाइट को ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। दूसरी जो अहम बात है, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स के पीछे नहीं जाना है। एनसीईआरटी का कहीं पर अगर आपको समराइज चीज़ें मिल जाती हैं तो आप वहाँ पढ़ लो। जो मैंने 9th 10th और 11th 12th मैंने बताया, ये सफिशिएंट होता है एक अपना फाउंडेशन के लिए। और जो मैंने बताया कि एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ये आपको पढ़ना। और फिर आपके पास करंट अफेयर्स के मटेरियल्स, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि अच्छे करंट अफेयर्स मटेरियल देते हैं, आप वहाँ से करते जाओ। तो मतलब कहने का मतलब है आपके पास मुश्किल से 4-5 सोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस गए तो पहला कन्फ्यूजन होगा, दूसरा आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेशन चले जाओगे कि यार इतना चीज़ पढ़ना मैं कितना कर पाऊँ, है ना, वो नहीं हो पाता है। और आपके स्पेसिफिक सोर्स होंगे तो आप कई बार रिवाइज कर सकते हो आप। तो ये चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ कि जैसे जिस हिसाब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी फोकस कर रही है इंडिया एट ग्लोबल लेवल। राइट। तो आपको नहीं लगता कि जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम उसको जियो पॉलिटिक्स में भी स्ट्रेच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अहम है, ये समझना चाहिए। क्योंकि देखो आप, ये सब चीज़ें अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट समझ जाए तो मुझे लगता है उनको टॉपिक्स आसानी से पता होगा कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट के टॉपिक अब केवल नेशनल लेवल नहीं हो चुका है, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल एस्पेक्ट। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली अफेक्टिंग इंडिया और डेवलपिंग कंट्री। क्लाइमेट चेंज आज सबको प्रभावित कर रहा है, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों या बहुत बड़े विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया। तो ये ग्लोबल इश्यूज है, इसलिए हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना। सेम अगर हम बात करें पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन हो सकता है रीजनल हो, नेशनल हो, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तब भी ये ग्लोबल एस्पेक्ट आ जाता है। उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक हर जगह यूज़ हो रहा है। तो अब प्लास्टिक को नहीं हम कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम अभी ऑलरेडी हो रही है कि महासागर जो है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पूरा पोल्यूटेड हो चुका है, टन्स एंड टन्स ऑफ लिटरिंग वहाँ पर हो रही है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लाइट पोल्यूशन, जो इमर्जिंग एरिया है, तो लाइट पोल्यूशन हर जगह हो रहा है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एसी, रेफ्रिजरेटर, ई वेस्ट है, वो हर जगह हो रहा है। ऐसी बात नहीं केवल भारत ही है, इंडिया में हो रहा है। तो कहने मतलब ग्लोबल चीज़ें हैं। अब रही बात जियो पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कभी भी बिना ग्लोबल कोऑपरेशन का सॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसमें सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पहला एक प्लेटफॉर्म आता है यूएन का, जैसे बहुत सारे कन्वेंशन एंड ट्रीटीज होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसीसी है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो वियना कन्वेंशन है। अगर हम इसी तरह बात करें बायोडाइवर्सिटी का तो सीबीडी आता है, और ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। तो वहाँ जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स दूसरे लेवल पे इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फाइनेंस चाहिए, फंडिंग चाहिए, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के पास में है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, ना तो उतने रिसोर्सेस हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो चीज़ें सपोर्ट मिलेगी तो वहाँ भी जियो पॉलिटिक्स आता है। इसीलिए अब यूपीएससी क्या कर रहा है कि लगातार हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टॉपिक पे जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। और वैसे क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन जो है। तो सर जैसे अभी आपने क्वेश्चंस की बात करी, आजकल हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल के पेपर में कि यूपीएससी डेलिबरेटली कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स डाल रहा है एग्जाम में जिससे वो बच्चों को कंफ्यूज कर सके, जैसे क्लाइमेट जस्टिस, ब्लू कार्बन। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इसके थ्रू बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है? बिल्कुल, यूपीएससी इसके थ्रू कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है। जैसे ब्लू कार्बन की बात है, अच्छा, कार्बन की बात हम करते हैं, लेकिन कभी भी हम पढ़ाई के वक्त में केवल कार्बन पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो यूपीएससी ये कर रहा है कि क्या कार्बन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपको पता है, डिटेल पूछ रहा है वो। और केवल ब्लू कार्बन नहीं, ग्रे कार्बन है ना, जो अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऐसे चीज़ें आ रही है। वैसे ही जो आपने बताया कि अब जैसे ऐसे जो टर्म्स हैं
जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, कुछ करंट एस्पेक्ट रहता है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी डिलिबरेटली इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हैं, जो कि इन्वायरमेंट और साइंस से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में या कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में होते हैं, वो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, एस्पिरेंट्स को मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे कल जाके पूरी गवर्नेंस होगी। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे अभी रिसेंटली कार्बन टैक्स को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, बिल्कुल है ना। क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म में यूरोप टैक्स लगा रहे हैं। अब जब तक आपको ये नेट जीरो, है ना, कार्बन टैक्स, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, तो आप ना तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ना ही आप मेंस के आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। वन मोर एंगल में ऐड करूंगा, एसे राइटिंग में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देख रहे हैं, और दूसरा वो देख रहे हैं कि क्या उनको करंट अफेयर्स पता है ऐसे टर्म्स में। तो सर जैसे आजकल एक चीज और देखने में आ रही है कि जैसे जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ब्लॉकचेन, ठीक है, और क्रिस्पर वगैरह, और साथ में क्वांटम सुप्रीमेसी एंड ऑल। हाँ जी, हाँ जी। तो जो साइंस एंड टेक में यूपीएससी का फोकस इस पे ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये काफी ज्यादा ब्रॉड एरियाज हाँ जी, हैं। बिल्कुल। तो आप बच्चों को बताओगे कि इससे किस तरह से डील किया जाए ताकि मोस्टली क्वेश्चंस वो एग्जाम में ठीक कर सके। नहीं, इसका क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक्स जो आपने बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम सुप्रीमेसी की बात की आपने, अब ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, पिछले 2-3 साल से ऐसे टॉपिक में पूछ रहा है, और इसका ना सर है ना पैर है, बहुत बड़ा डायमेंशंस है। और मतलब कहने का मतलब है कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जबकि ब्लॉकचेन का जो पॉपुलैरिटी हुई वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से हुआ, कि बिटकॉइन जो आज हम हर जगह यूज़ करते हैं, और आज मार्केट में इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट हॉलमार्क चीज़ है ब्लॉकचेन है। लेकिन अब यूपीएससी उससे बियॉन्ड जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लॉकचेन का और भी कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है। हो सकता है कि हम कोई डिजिटल रिकॉर्ड करना चाहें, कुछ और फाइनेंशियल चीज़ों पे रखना चाहें, तो ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका दायरा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अब स्टूडेंट कैसे तैयारी करे, या एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक को कैसे डील किया जाए, कि क्वांटम टॉपिक है, ब्लॉकचेन है, एआई है, रोबोटिक्स है, ऐसे सारे टॉपिक्स ऐसे डील करें। तो उसका मैं सजेशन ये दूंगा उसका। और ये चैनल में मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ों पे ज़्यादातर बातें नहीं होती। इसका करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को फॉलो करें। अच्छा, जैसे द हिंदू पेपर हो गया या इंडियन एक्सप्रेस है। अब जैसे हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस के जो कवरेज है वो पूरा उस ढंग से ही कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि इंडियन एक्सप्रेस के जो पेपर है, ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे वो पूरा कवरेज कर रहे हैं, 1 पेज का 2 पेज का कवर हो रहा है, और वो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है कि वो अगर वो फॉलो करें। सिमिलरली द हिंदू के भी ऐसे एडिटोरियल या आर्टिकल्स आते हैं जहाँ ब्लॉकचेन के बारे में या क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में सारी चीज़ें कवरेज होती है। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं, टाइम टू टाइम वो लुकआउट में कि कभी क्या हिंदू पेपर या इंडियन एक्सप्रेस पे ऐसे टॉपिक पे कोई आर्टिकल आया हुआ है या कोई एडिटोरियल आया हुआ है, ताकि वो उसको पढ़ सके और उसके नोट्स बना सके। तो वहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा इसको हैंडल करने का अप्रोच ये है, क्योंकि आजकल मैगजीन्स आते हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आजकल मार्केट में सारे हैं। तो उन मैगजीन में भी खासतौर पे जो ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में 2 पेज 3 पेज जानकारी होती है। तो उसको पर्टिकुलरली ध्यान दे, फोकस करके पढ़े, क्योंकि ये बहुत काम देगा। तीसरी बहुत अहम बात है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशंस को फोकस करना है। अब वैसे ही क्वांटम है कि क्वांटम का मतलब क्या है, कि हम क्वांटम की बात करते हैं तो क्वांटम जो है मतलब हम ऐसे स्टेज की बात करें जहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे, कार्बन एटम या नाइट्रोजन एटम या जितनी चीज़ें। अब क्वांटम सुप्रीमेसी जो वर्ड आया है तो बहुत टेक्निकल टर्म है, तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, ये पता नहीं ये बहुत एडवांस टर्म है, इसका तो मुझे कभी नाम नहीं सुना। लेकिन अगर ब्रेक करके देखो, सुप्रीमेसी मतलब क्या है, सुप्रीम, बहुत एडवांस है। क्वांटम मतलब छोटा है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो रहा है, कहने का मतलब है क्वांटम बिट्स पे काम कर रहे हैं। सुप्रीमेसी क्या हो गया, मैं ये इसलिए एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये अप्रोच उनको पता होगा। ठीक है।
अब मान लो कि आज के टाइम में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, एडवांस सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हो सकता है एक ही काम को सॉल्व करने में, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हो सकता है कि महीनों लग जाए। वही क्वांटम कंप्यूटर चंद मिनटों में कर दे। तो इसलिए इसको कहा जाता है सुप्रीम में, ये वर्ड सुप्रीमेसी है। तो कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे पढ़े कि ये वर्ड सुप्रीमेसी क्यों आया, समझ के पढ़े। मतलब अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है आज हम यूज कर रहे हैं, जो इतना टाइम ले रहा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो क्वांटम मशीन जो है वो तो पूरा झपकते कर दे रहा है। यानी कि इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है हजारों गुना ज्यादा है, इसलिए इसको सुप्रीमेसी बोला गया। ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से पढ़ता है तो चीजें आसान है। ब्लॉकचेन, अब वही ब्रेक कर दे, ब्लॉक प्लस चेन, चेन मतलब श्रृंखला, ब्लॉक मतलब पीसेस हो गए, और हर ब्लॉक को आप मान लें कि डाटा है, तो हम कैसे हर डाटा को हम सिक्योर कर दें, क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिक कंसेप्ट ये हो गया, यानी कि हमें मैथमेटिक्स फार्मूला डेरिवेशन उसमें नहीं जानना है, मतलब हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें बेसिक चीज पता चल गया, टर्मिनोलॉजी पता है, अब हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है। तो जब भी वो कोई मटेरियल पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन पढ़ रहे हैं या कहीं है, तो वहां से यही चीज को फोकस करें वो, तो इससे इनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। और सर एक चीज और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चा शायद सोचता है कि आजकल हम सुनने में आ रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो PYQs में। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल यूपीएससी क्या है कि आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन दिए, अगले साल हम देख रहे हैं उसी ऑप्शन में से एक उठा के उस पर एक क्वेश्चन बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कितनी सच्चाई है, अगर है तो उससे हम कैसे डील करें? बिल्कुल, इसमें मैं 2 पहलू रखूंगा। जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, PYQs को सॉल्व करते हैं पिछले 5 साल का 6 साल का, तो हम देखते हैं कि अगर ABCD ऑप्शंस हैं, हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर A हो, लेकिन BCD के जो ऑप्शंस हैं उस पर क्वेश्चन अगले साल आ सकते हैं, उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पहलू आता है। दूसरा पहलू ये आ रहा है कि यूपीएससी ये भी कर सकता है कि वो ना पूछे, अच्छा, तो बिल्कुल नया पूछ देगा। बिल्कुल। मेरा यही कहना होता है कि अभी क्या हो रहा है कि यूपीएससी की नज़र बहुत बारीकी से मार्केट पे, कोचिंग इंडस्ट्री की नज़र है। मान लो कि आपने PYQs किया और यही मान के चल गए कि ये चीज़ इसी से क्वेश्चन आएगा, कल जाके ना आए तो आप लॉस पे हो। तो मेरा यही कहना होगा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, PYQ के थ्रू करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली वही किया, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ा। क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि बच्चों को क्या देख रहा हूँ, वो केवल रिवर्स इंजीनियरिंग PYQ कर रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। वो नहीं करना। रिवर्स इंजीनियरिंग PYQ के थ्रू अगर आप कोई टॉपिक को पकड़ते हो, आप उसके बारे में पढ़ते हो, वो बहुत अच्छा है, वो आपको कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जो यूपीएससी माना है। लेकिन आपका होमवर्क ये भी किया हुआ है कि कल जाके इनकेस यूपीएससी ने U-turn कर दिया है ना, एग्जाम हॉल में आप गए पेपर लेके और पता चला कि वहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं आया PYQ वाला, तो आप लॉस में नहीं रहोगे। तो आपको पढ़ना है सारा चीज़ें, PYQ के साथ भी करना है, मतलब मेरा ये कहना है। और ये मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। कई लोगों को लग सकता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट कुछ जगह पे हेल्प होता है, हर जगह नहीं। और आजकल क्या हो रहा है ना, यूपीएससी के पैटर्न ऐसे बन रहे हैं, और ये क्या है ना, हर जगह एक माहौल क्रिएट कर दिया गया, PYQs, बच्चे पागलों की तरफ PYQs कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। तो उसका खमियाजा परिश्रम हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी को इसकी समझ है, पता चला कि PYQs के बेस पे क्वेश्चन ना पूछ के नया पूछ दे, तो ऐसी नौबत उनके साथ ना है, है ना। जो कई बार मैं मजाक से बोलता भी हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो पसीने पोंछते हो, आपको भी लगता है कि यार मैंने ये पढ़ा, ये नहीं हुआ, तो उसमें वो होता ना, वो गाने होते हैं जो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ, कि आप होमवर्क करके रखो आप। ठीक है। तो सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ और बोली थी कि हमें गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए हमें उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रेडिबिलिटी भी है और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में। पर सर आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी बल्कि होती है। हाँ जी, क्या उसमें से बच्चों को फिल्टर करना नहीं आता है कि कौन सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बच्चा उसको पूरा पढ़ता है, वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर बाकी उसका मन नहीं करता।
तो आप बच्चों को ये बताओ कि कैसे किसी भी रिपोर्ट में से हम इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकें। बिल्कुल। मैं इसके लिए 2 सजेशन दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाए, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट कई बार 400 पेज 500 पेज होते हैं और ये नामुमकिन है। मैं बता रहा हूँ, इवन टीचर्स के लिए मुश्किल है। अगर मुझे कहा जाए पढ़ने के लिए, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, जबकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे करना होता है। इसका 2 रास्ते हैं। हर ऐसे गवर्नमेंट रिपोर्ट के पहले चैप्टर होता है एग्जीक्यूटिव समरी बोलता है। अच्छा। कभी भी आप ऐसे रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो पहला जो चैप्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव समरी होता है, जो कि 4-5 पेज के होते हैं। वो पूरे के पूरे रिपोर्ट का आप समझो जिस्ट। तो आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपको पहला चैप्टर पढ़ना है जो एग्जीक्यूटिव समरी है। वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर आपने वो 4-5 पेज थॉरोली पढ़ लिया तो आपने पूरे रिपोर्ट की जो मेन सारांश है, समरी है, वो आप जान गए। दूसरी बात क्या है कि जब आप रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, आप उसको सिलेबस के साथ मैप करो आप, कि वो कितना रेलेवेंट आपके सिलेबस के साथ में। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का है तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, बायो डाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन, जो भी टॉपिक्स है कितना जुड़ा हुआ है, वो चीज़ होना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर कहीं पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाते हैं, अब आजकल क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में उनकी समरी आ जाती है, तो वो एक टाइम बचा देता है। क्योंकि क्या है, आप खुद से रिपोर्ट पढ़ेंगे, कई चीज़ें समझ में आएंगी, कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और अंत में क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होकर बंद करके बैठ जाओगे कि नहीं, मुझसे नहीं होने वाला है। उससे बेटर है कि कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में या कहीं पर बाजार में जब आप जाते हैं मार्केट में, उसकी रिपोर्ट्स की कॉपी मिल जाती है समरी, तो वो सफिशिएंट है। ठीक है। तो वो अप्रोच को फॉलो करना है। अभी आपने समरीज की बात करी तो अभी मेरे माइंड में एक चीज आई कि आजकल हम देख रहे होंगे यूट्यूब पे सेशन चलते हैं, रैपिड रिवीजन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, 5 घंटे में एक एनवायरमेंट खत्म, 5 घंटे में आपके साइंस एंड टेक खत्म। बिल्कुल। और उसी को क्लास में जब करते हैं तो सर 15-15, 20-20 सेशन लग जाते हैं, वो भी 3-3, 4-4 घंटे के। बिल्कुल। तो आप बच्चों को ये बताओ कि हमें इस लूप होल में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं तो बोलूँगा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ, और कहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ यूज हो सकता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली वो ये रैपिड रिवीजन क्लास, ऐसे 4-5 घंटे का मैराथन, कई बार वो वर्ड यूज करते हैं मैराथन जो है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने जो पूरी सिलेबस है, जहाँ 15-15 क्लासेस लगते हैं, 3-3 घंटे की क्लासेस लगते हैं, जहाँ पूरा कवर करने 45 घंटे और 60 घंटे चले जाते हैं, आप 4-5 घंटे में कैसे करोगे, मुझे बता। अगर मैं एज अ टीचर, अगर मैं भी यूट्यूब में, मुझे अगर मैराथन करना हो और मुझे 5 घंटे में करना हो, ठीक है, मतलब भले मैं 6 घंटे ले लूँ, तब भी मुझसे नहीं हो पाएगा। अब उसमें क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, वो जितने भी यूट्यूब चैनल होते हैं वो सेलेक्टिव चीज़ों को देते हैं। क्या गारंटी है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा? कल जाके क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करोगे? मतलब ऊपर से पढ़ाते हैं, ऊपर से पढ़ाते हैं, पूरा डेप्थ में गए नहीं, और वो सेलेक्टिव टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स को कवर नहीं हो रहा है। तो वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है एग्जाम में, कि अगर मान ले वहाँ से कोई डेप्थ क्वेश्चन आ गया, इन डेप्थ, या जो टॉपिक वहाँ पर नहीं कवर किया गया वहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे एग्जाम में। अब मैं दूसरा पहलू बताता हूँ। दूसरा पहलू ये है, ये किसको हेल्प करता है ऐसी चीज़ें, ये लास्ट मोमेंट में हेल्प करता है। उनको हेल्प करता है जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपने पूरी साइंस टेक को, पूरे इन्वायरमेंट को आपने पूरे 60 घंटे पूरे थॉरली आपने पढ़ रखा है, आपको पूरी नॉलेज है, आपको पूरा टर्म पता है, नॉलेज है, सब कुछ पता है। तो तब आप जाते हो जब ऐसे यूट्यूब चैनल में, तो आपको उसको बेनिफिट मिलता है। कैसे बेनिफिट मिला कि जब वो आप देख रहे हो कि वो पर्सन पढ़ा रहे तो आप रिकॉल करते हो, यस ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये चीज़ है। और आपको यही पता होता है कि अच्छा ये टीचर जो यूट्यूब पढ़ा रहा है ये चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, इन्होंने ये टॉपिक छोड़ दिया। तो आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक नहीं कराया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कराया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से नॉलेज है। तो आप सेफ साइड होते, क्योंकि आपने पहले पढ़ाई कर रखा है। किसके लिए सेफ नहीं है? जिन्होंने पहले साल भर पढ़ाई नहीं की, बस लास्ट में वो खाली रैपिड रिवीजन और मैराथन कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने पूरे सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ रखा है। तो वहाँ पर खतरा है। ठीक है। हाँ। तो सर आपको ये नहीं लगता कि जब हम साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पढ़ें तो हम एक ऐसी इंटीग्रेटेड
चीज करें, एक नोटबुक बनाए जिसमें हम स्टैटिक को करंट को रिलेट करके अपने बिल्कुल हाँ। नोट्स बनाएं, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा या पहले हम स्टैटिक पढ़ें उसके बाद फिर हम करंट उठाएं? फिर ये तो ज़्यादा मेरे हिसाब से डबल एफर्ट्स हो जाएंगे बच्चे हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आपके पास अपना सेपरेट नोटबुक रहे, ठीक है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की, और आप दोनों को मिक्स करके करें आप। जैसे मान लीजिए कि स्टैटिक पार्ट है, मैं उसका एक आइडिया बताता हूँ किस तरह से स्टूडेंट कर सकते हैं। आपने नोट कॉपी का, आप ऐसा नोट कॉपी बनाओ कि आप एक कॉलम बना दो जब नोट्स बनाते हो आप, मतलब जैसे एक टेबल होता है ना, आपने कॉलम बना दिया, एक जगह लिख दो स्टैटिक, दूसरा लिख दो डायनेमिक, और डायनेमिक पार्ट को आप छोड़ के रखो। ठीक है। मतलब आप नोट्स बना रहे हो, हाफ पेज में ही कर रहे हो, मतलब आप समझो कि ऐसा कॉलम है ना, ये कॉलम हो गया करंट का, डायनेमिक, गवर्नमेंट रिपोर्ट वगैरह, ये आपका थियोरी पार्ट हो गया, आपने उसी में बनाया, ये पार्ट आपका खाली है। ये क्यों हेल्प करेगा? अगर कोई अपना नोट कॉपी ऐसा बना लेता है तो इसका एडवांटेज क्या है, कई बार हो सकता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अचानक पता होगा जी हाँ ये मेरा नोट्स स्पेस का है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है, अभी मैंने पढ़ा है तो इसको यहाँ लिख दो, क्योंकि आपके पास उसके ठीक नेक्स्ट साइड में टेबल में जगह पड़ने में, तो आप कॉपी कर लोगे। दूसरा क्या है, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो इवन आप PYQ भी लिख सकते हो। आप कोई टर्म आपकी नज़र में आ गया तो आपने फिल कर दिया, तो आप क्या करो, खाली हाफ पेज ही अपने नोट्स बनाए, दूसरा हाफ आपका खाली पड़ा हुआ है। अब कभी भी साल भर में जब भी चीज़ें हैं, अब लास्ट में करंट अफेयर्स मैगजीन पर तब भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये अप्रोच ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है। वहाँ पर तो सर एक चीज और बताओ, आप इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हो साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, कि कौन सी ऐसी टॉप की गलतियां हैं जो हर एस्पिरेंट करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में? आपने कुछ इसको देखा है? हाँ देखा है। इसमें गलतियां क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना, जो मैंने पहले भी बताया कि इन दो सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट करके चलता है। ठीक है। वो लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले जनवरी, हाँ जनवरी की बात देखते हैं, और जो मैं मानता हूँ तब तक लेट हो जाता है। कहने का मतलब आपको कंट्रोल करना है। दूसरा जो गलतियां जहाँ होती है, ब्लंडर्स जो होते हैं ना, जहाँ गलतियाँ, साइंस का क्वेश्चन आसान भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है। पेपर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ बहुत हाई लेवल के होंगे, डिफिकल्ट होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये पक्का है कि लाखों जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। तो कंपटीशन जो है वो इजी और मॉडरेट वाले लेवल पे है। गलतियाँ ये होती है कि बच्चे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, टर्म जो मैंने बताया, टर्मिनोलॉजी जो है, की टर्म्स, वो नहीं समझ के वो मार्क कर दे, तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का नहीं लगाना है ना, कोई भी चीज़ अंधेरे में नहीं फेंकना है। और अब जो यूपीएससी पैटर्न हो गया है, एनी 1, एनी 2, ऑल 3, उन्होंने एलिमिनेशन खत्म कर दिया। पहले होते थे 1 and 2, 2 and 3, तो लोग उसके अंदाज लगाते थे, अच्छा मुझे इतना पता है ये हो जाएगा। अब उन्होंने हटा दिया है, तो आप वहाँ पर ये आपको हेल्प नहीं होगा। मतलब अंधेरे में गोली नहीं चलाना है, मतलब आपको पता है तो आपको सॉल्व करना है, नहीं तो छोड़ देना है। और आपको ये रखना है कि आपको 15 क्वेश्चन साइंस टेक के हैं, 15 सॉल्व नहीं करना है। आपका 8 से 10 हो गया बहुत है, और आपको टारगेट करना है इजी टू मॉडरेट। लेकिन गलतियाँ क्या होता है कि मैंने देखा कई बार विद्यार्थी ज़रूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट कर जाते हैं, और कई बार ज़्यादा गेसवर्क कर जाते हैं, और उनकी क्वेश्चंस गलत हो जाता है, वो नेगेटिव मार्किंग है, वो सीधा नीचे ले जाता है। ये चीज़ मैंने इन्वायरमेंट में भी देखा है। तो ये गलती नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन डायनामिक होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायनामिक एरिया को नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो उसको जोड़ना है। स्टैटिक के साथ करंट को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल आपसे क्वेश्चन स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा, उसको करंट से जोड़ के पूछा जाएगा। तो ये दो अहम बातों को ध्यान रखना है, स्टैटिक विद करंट, डायनामिक चीज़ को रेगुलरली करते जाना है। और दूसरा जो है कि ये गलती नहीं करना है कि आप ब्लाइंड गेस कर रहे हो, और जो चीज़ें आपको इजी क्वेश्चंस हैं आप उस पर बहुत ज़्यादा थॉट कर रहे हो, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ गलतियाँ करते रहो, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, वहाँ पर ठीक है सर। तो सर एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हो सकती है बच्चों के लिए, कि आजकल हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है, तो काफ़ी नेशनल पार्क्स के भी नाम दे देता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। काफ़ी बार वो कुछ ऐसी लोकेशन का नाम डाल देता है कि इसको मिलाओ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे डायनामिक क्वेश्चन को कैसे टैकल करे स्टूडेंट? मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन लगातार आ रहा है। इवन पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल। अब ये क्या कर रहे हैं कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मतलब
इन्वायरमेंट के जो मैपिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया, कई बार वो पूछ देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जैसे अचानक मार अमरकंटक है ना, और उसमें पूछा गया कि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या और सह्याद्री दिया हुआ है। सतपुड़ा है वो तो। हाँ, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, कि जबकि वो सह्याद्री नहीं होकर सतपुड़ा है। जैसे आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि ये तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतपुड़ा और विंध्या होगा, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे दिया हुआ है सह्याद्री, तो यानी आपको पता है कि मैंने तो मैप से पढ़ रखा है सह्याद्री गलत होगा, सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट्स में। बिल्कुल। तो अब जो ऐसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैपिंग का, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, यानी कि जो फिजिकोग्राफी जो है वो पता होना चाहिए, और ये लगातार पूछा जा रहा है, लगातार जो है। दूसरा जो मैपिंग क्वेश्चन के क्या होता है कि आपको मैप लेके, जैसे मान लो कि अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। अब ये नया टाइगर रिजर्व है, तो आपको इमीडिएटली इंडिया का मैप लेके मार्क करना होगा माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मतलब एमपी में भी कहाँ पर है, ये एक्सरसाइज करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। अनदर जो एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि वेटलैंड के बारे में क्वेश्चन हर साल आता है, रामसर साइट के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो भी नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं, उनको मैप के द्वारा उसके लोकेशन प्लस उसके बारे में बायोडाइवर्सिटी क्या है वो पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 फरवरी इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए, पहली बार सिक्किम में, जबकि सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टेट वाइज, वहाँ बहुत सारे जो ग्लेशियर लेक्स हैं, फ्लोटिंग, हाँ वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी जो रामसर साइट बने हैं, तो ये करंट अफेयर्स में रहा है। तो विद्यार्थियों को ये चाहिए कि जो करंट में मैंने ये वेटलैंड पढ़ा है उसको इमीडिएटली लिख के कहीं पर उसके बारे में पॉइंटर्स होने चाहिए कि ये बेसिक जानकारी है। रामसर साइट पे हर बार है, बायोस्फीयर रिजर्व पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल पार्क पे आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा मैप बेस्ड ही होना चाहिए, और इससे एडवांटेज होता है कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता है, आपको चीज़ें याद रहती है। पर सर आपको ये नहीं लगता इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और रामसर साइट्स हैं, तो एक एस्पिरेंट के लिए इतना सब कुछ याद करना बड़ा भारी काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि जो स्पेसिफिक न्यूज में है पर्टिकुलर नेशनल पार्क और ये रामसर साइट, वो बस हम उस पर ध्यान दें, ये सारी ही लिस्ट बना के हमें याद करनी पड़ेगी? नहीं, इसमें क्या करना है, 2 अप्रोच रखना है। पहला जो न्यूज़ में, ठीक है, मतलब न्यूज़ वाले तो 100% करना ही है, क्योंकि क्या है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि अब यूपीएससी क्या कर रही, कहीं ना कहीं वो चर्चा में, कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है, उसी के बेस्ड मैप क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि जो भी एक साल लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर में करंट अफेयर्स में ऐसे जगहों के नाम आए हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरी या जितने भी रामसर साइट वगैरह, उसको थॉरोली करना है, वो पहला पार्ट आता है। दूसरा अप्रोच क्या है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लो कि आपने क्लासरूम में कोचिंग के टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है, या जब आप घर में नोट्स बना रहे हो, उस समय क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो उस समय ये ध्यान रखना है कि अच्छा कोई नेशनल पार्क उस स्टेट का इंपॉर्टेंट है क्या। अब जैसे एग्जांपल है डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर से जुड़ा हुआ डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB बर्ड है, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बर्ड होते हैं, फ्लाइंग बर्ड है। न्यूज़ में रहा है क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही है, IUCN रेड डेटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गया। हाल ही में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राजस्थान सरकार को कि जो इलेक्ट्रिक केबल या वायर है तो जो है उनसे उनकी डेथ हो जाती है जब वो उड़ते हैं, तो उसको अंडरग्राउंड या कहीं और करने के लिए, तो ये सब मुद्दा है, ये सारे चर्चा में। और यूपीएससी ने पूछ भी दिया डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। तो यानी क्या मतलब, कहने में जो न्यूज़ में रहा है आपको उसको अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आना ही आना है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं, मान लो कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं डेजर्ट के बारे में, थार रेगिस्तान के बारे में, तो आपने क्या किया, उस समय आपको प्रयास करना है कि अच्छा ठीक है मैं थार रेगिस्तान पढ़ रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या कोई ऐसा नेशनल पार्क है, क्या कोई टाइगर रिजर्व है, तो उसका उसी जगह पे आपने कर लिया। हाँ, लेकिन ज़्यादातर फोकस करंट एस्पेक्ट पे करना चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी जैसे प्रीलिम्स के लिए मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं, हाँ जी, तो आप एस्पिरेंट को बताना चाहोगे कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए इस टाइम? बिल्कुल, इस टाइम पे बहुत हाई टाइम है, और अब क्या टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, जो होता है ना बहुत तेज़ी से जा रहा है, और पता नहीं चलता ये महीना कैसे बीत जाता है। ये हर बार होता है, एस्पिरेंट जो देते हैं एग्ज़ाम उनको मालूम ही नहीं होता 20-22 दिन कैसे निकल गए,
और अल्टीमेटली फिर डी आ जाता है, वो रात जो मैं हमेशा क्लास में मजाक से मैं बोलता हूँ काली रात, ठीक है कि वो काली रात कि आर या पार है ना, उस दिन इवनिंग के टाइम जो है, तो उस काली रात को फेस करने के लिए ये जो 20-22 की जो रात है उसको बहुत अच्छे से निकलना है। तो उसका मैं तरीका ये बताऊंगा कि अभी क्या करना है, नई चीज़ों पे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी इन्वायरमेंट और साइंस टेक में नई चीज़ करने गए हैं तो आप फंस जाओगे। आपने मेहनत किया है पूरे साल भर, 2 साल या जितने साल से आप तैयारी करें, आपकी मेहनत है, आप रिवीजन पे फोकस करो। दूसरा मैं बताऊंगा कि साइंस टेक और इन्वायरमेंट के जितने टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं बाजार में, मतलब अभी आपको बुक खोल के नहीं पढ़ना है कि बुक खोल रहा है, क्योंकि आप बाजार में आप कोई भी किताब ले लो, आपको फिर वो सब बल्कि होंगे 400 पेज होंगे, 500 पेज होंगे, वो नहीं करना है क्योंकि वो टाइम नहीं है आपके पास। आपके क्लास नोट्स को रिवाइज करना है इन्वायरमेंट साइंस टेक का। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है। आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, आज सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज के पेपर अवेलेबल होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है। आप वो पेपर लो, डाउनलोड करो, आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस उठाओ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पता होगा। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, Q&A अप्रोच। आपको नहीं पता है, हो सकता है नेशनल पार्क नहीं पता है, या हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी चीज़ नहीं पता हो, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं पता हो, लेकिन आप उसके मॉडल आंसर से आप सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, और जो चीज़ आपको पता है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये दूसरा चीज़ ये करना है। तीसरा चीज़ क्या करना है, 1 हफ्ता पहले, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले सारे फैक्ट्स को याद करना है। जैसे इन्वायरमेंट आप ले लो, बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब आप देखो स्पीसीज़ का, कितने स्पीसीज़ के नाम आप रटोगे आप। भारत में अगर देखा जाए आयुष्मान रेडिएटर बुक में 100 से ज़्यादा ऐसे लिस्ट हैं। वैसे नेशनल पार्क, इतने सारे नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, नामुमकिन है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैगजीन या कंपाइलेशन में आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसको आप क्या करो कि 1 हफ्ता पहले उसको याद करना चालू करो। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, ये रामसर साइट डिक्लेयर हुआ, क्योंकि आप अभी कर रहे हैं, आपके दिमाग में आपको याद होगा, कल आप भूल जाओगे। तो 3 चीज़ों को रखना है, रिविजन ऑफ क्लास नोट्स, दूसरा चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करना जितना ज़्यादा, और तीसरा जो फैक्ट्स है वो चीज़ को याद करना है 1 हफ्ते पहले। ठीक है, ये अप्रोच रखना है। ठीक है। तो सर कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहोगे आज के इस पॉडकास्ट में बच्चों को, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट थीम कि बच्चे लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करके कुछ नंबर फैच कर सके? जरूर जरूर, मैं सभी को बताना चाहूँगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। पहले मैं इन्वायरमेंट को बताता हूँ। ठीक है। इन्वायरमेंट के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉप डिसीजन होते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर में बाकू क्लाइमेट चेंज समिट हुआ है अजरबैजान में, तो उसके जो जो डिसीजंस हैं, की डिसीजंस हैं, उसको पूरा पढ़ के जाना है। क्लाइमेट चेंज पे हर साल क्वेश्चन रहता है, ये एक ट्रेंडिंग चीज है। दूसरा, UN के द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लाया जा रहा है, जहाँ पर प्लास्टिक को रेगुलेट किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड आता है सर्कुलर इकोनॉमी। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी? राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट टिल द डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट। हम कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं, ऑप्टिमाइज करें, पोल्यूशन को कम करें, सारी चीज़ों को ये पढ़ के जाना है। और प्लास्टिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइट पोल्यूशन पे इस बार, क्योंकि जैसे लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर किया गया। क्या होता है डार्क स्काई रिजर्व? जहाँ पर रात को कोई भी लाइट नहीं होगा। अच्छा। भारत में पहला नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क को डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया, तो उसको अच्छे से करना है। बायोडाइवर्सिटी में जो प्रोटेक्टेड एरियाज में, वेटलैंड्स में जो पिछले 2 साल में नए रामसर साइट्स हैं, उसको थॉरोली पढ़ के जाना है। फिर इसमें आता है पोल्यूशन टॉपिक में, जिसमें आता है प्लास्टिक है, लाइट हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन पढ़ के जाना है, क्योंकि हाल ही में फुकुशिमा के जो वाटर थे उनको डिस्चार्ज किया गया है पैसिफिक में, तो वहाँ पर उससे क्वेश्चन आ सकता है, उस पार्ट को ध्यान में रखना है। प्लस जो इकोलॉजी के एरिया है, जहाँ पर अभी क्या मैंने देखा है पिछले 2-3 साल से, वो स्टैटिक पार्ट होता है इकोलॉजी का, जो फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड वगैरह, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। और ये यूपीएससी हर साल ये करती है कि वो 2-3 साल पूछी, फिर बंद, 3 साल तक क्वेश्चन नहीं आया, फिर अचानक क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो उसको अच्छे से करना है। उसमें से कुछ टॉपिक है, जैसे बायोम पे टॉपिक आता है, सवाना ग्रासलैंड हो गए, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो बायोम टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो जोग्राफी से लिंक्ड है, क्लाइमेट जोन से जुड़ा हुआ होता है। अब बायोम पे इस बार क्वेश्चन फिर आएगा, उसको अच्छे से करके जाना है। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम को पढ़ना है, जैसे कोरल रीफ,
मैंग्रोव्स के बारे में, और अभी खास तौर पे जो सी एंड ओशियन है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। अब जैसे एक चर्चा का विषय है सीवीड फार्मिंग, है ना, कोरल माइनिंग भी कई बार न्यूज़ में आता है, मरीन पोल्यूशन के बारे में कई बार न्यूज़ में रहता है। तो मरीन पे पढ़ के जाना क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। एक और मैं टॉपिक यहाँ ऐड करूँगा इसमें, वो है फॉरेस्ट को लेके, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अभी आई हुई है 2021 का। जब भी ये रिपोर्ट आती है तो यूपीएससी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिपोर्ट के, क्योंकि अभी इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हो रहा है। तो उसको करना है, उसको लॉ के साथ जोड़ना है, जैसे एक्ट, पॉलिसीज, कन्वेंशंस, ठीक है, स्पीसीज इन न्यूज, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज, ये 6 टॉपिक जो करना ही करना ठीक है ना। और साइंस टेक में बस मैं ऐड कर देता हूँ, साइंस टेक में जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है वो पढ़ के जाना है, जैसे इसरो के मिशन हैं। तो अब जैसे आदित्य L1 मिशन सूर्ययान, वो इंपॉर्टेंट इस साल का है क्योंकि हमने लास्ट ईयर किया है वहाँ पर। फिर एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट है। एक टॉपिक में कई बार क्लास में बताता हूँ, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अभी लॉन्च होना है, तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है। गगनयान सबको पता है, चंद्रयान पता है, उसको रिवाइज करना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी इस बार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों पता है हमें, पहलगाम हमला होने के बाद अभी जो माहौल बना हुआ है, आपको पता है कि कितना बड़ा है ना ये घटना, और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का भी जो माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है इस बार डिफेंस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन रहना है। जैसे मिसाइल हो गया है, और मिसाइल से सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को इस बात में बताना चाहूँगा, नेवल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन इस बार आएगा, जैसे सबमरीन के बारे में, वॉरशिप के बारे में। क्योंकि अभी क्या है, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, टीवी फॉलो कर रहे हैं, अभी हम लगातार है ना ड्रिल कर रहे हैं ये अरब सागर पे आईएनएस वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। वो एक तरह से हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो अभी जितने मिसाइल वगैरह दागे जा रहे हैं, पूरा वॉरशिप को विक्रांत से लेके अरिहंत जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है, सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस बार के पेपर में डिफेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल भी पूछा गया था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अभी फाइटर एयरक्राफ्ट भी न्यूज़ में चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तीसरा जो इसमें आता है, जो मैं रखना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे क्वांटम, एआई, है ना। एआई पे इस बार क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब जैसे जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में चाइना ने डीप सीक को लाया, तो ये सब टॉपिक बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं कि जहाँ पर डीप सीक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है इस बार के में। क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम कंप्यूटर्स, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स पे आता है, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट की आजकल काफ़ी चर्चा हो रहा है, ये मिलिट्री जुड़ा हुआ है। और एक लास्ट में एरिया ऐड करना चाहूँगा, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, सोलर पावर, विंड पावर और न्यूक्लियर को पढ़ के जाना है। क्योंकि अभी ये जो माहौल बन रहा है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हम छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे। पता नहीं, उनके सरफरे लोग हैं, उनको जब लगेगा कि हमारी है ना ख़त्म ही होने वाली हमारी पूरी वजूद, तो वो है ना कुछ भी कर दे, है ना। लेकिन भारत उसके लिए तैयार भी है, क्योंकि भारत भी आज परमाणु संपन्न राष्ट्र में आता है। तो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, आज सर ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को किस तरह से आपको डील करना है और क्या क्या रिसोर्सेस आपको यूज़ करने हैं, और जो अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और कौन कौन सी पर्टिकुलर थीम्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो सर, इस पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करने से पहले आप कोई मैसेज कर देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम आसान एग्ज़ाम है, इट इज़ सिंपल एग्ज़ाम, लेकिन आपको उस अच्छे अप्रोच से पढ़ना है। अगर आपने सही अप्रोच से पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अब आप ये सोचो कि जो भी टॉपर्स होते हैं, टॉपर क्यों हैं? वो तो आपके जैसे ही है ना, एक टाइम पे आपके जैसे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सही अप्रोच के साथ पढ़ा और मेहनत की और आज सफलता मिल गया। तो मैं ये कहूँगा कि मुश्किलें आएंगी और ये लाइफ का पार्ट है, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है। डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठना है, और हमेशा अपने आप को है ना इस तरह सोचना है कि कल जाके अगर मान लो नहीं भी होता है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस डर से हम नहीं प्रयास करें कि मेरा नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा या मैं फेल हो जाऊँगी, अगर वो डर से करें तो जो आपका सक्सेस आना चाहिए वो भी अब मिस हो जाएगा। तो पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। और मैं फिर से लास्ट दोहराता हूँ, एग्ज़ाम आसान है ना, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप उसको उसी तरह से तैयारी करते जाओ, आप मेहनत कर रहे हैं, बस एक
लास्ट है जो आपको सोपान चढ़ना है और आप पास कर जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर ने काफी बड़ी बात बोली है कि आपका माइंडसेट ही इस एग्जाम को क्लियर करवाएगा। बिल्कुल। तो अगर आज आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि जिस भी दोस्तों को या किसी भी ऐसे एस्पिरेंट को इसकी जरूरत हो वो सही टाइम पे इसको देख के लास्ट टाइम की अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। और नीरज सर की बेस्ट विशेष आपके साथ है ही। और अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम चैनल भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। थैंक यू सो मच।